हाँ हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 12वीं अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत पत्रकारिता का टॉपिक, और उस पत्रकारिता के अंतर्गत अपना 26वां प्रश्न चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट से होने वाले लाभ और इंटरनेट की कौन कौन सी हानियाँ हैं। ठीक है, तो इंटरनेट की लाभ और हानि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इंटरनेट जहां आज के युग में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है, वहीं आज के ज़माने में अश्लीलता, दुष्प्रचार और अनैतिकता फैलाने का माध्यम और जरिया बन चुका है। ठीक है, तो देखिए, इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक यंत्र है, एक औजार है, ठीक है ना, एक टूल है जिसे अंतरिक्ष में क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं लड़कों? सूचना भेजने के लिए कर सकते हैं, मनोरंजन प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। सूचनाएं चाहे व्यक्तिगत हो और चाहे सार्वजनिक हो, उनके आदान प्रदान के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, आज के ज़माने में तीव्र गति का संसाधन है इंटरनेट। ठीक है, जितना ये तीव्र गति का माध्यम है, सबसे बेहतरीन माध्यम है, उतना ही यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का जरिया बन चुका है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप होते हैं। इंटरनेट पर जो पत्रकारिता की जाती है, समाचार प्रेषित किए जाते हैं, उनके भी अलावा दो प्रकार होते हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल। पहला तो यह है कि इंटरनेट का जो उपयोग है वो एक औजार के तौर पर, एक यंत्र के तौर पर उसका क्या होता है? इस्तेमाल होता है, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। पहला उपयोग तो यह है कि खबरों को भेजने के लिए या खबरों को मंगवाने के लिए, खबरों के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं? ना लाओ, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो संवाददाता होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, वो अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भी किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? इसी के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी ये क्या होता है? सहायक होता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। अगर हमें कोई रिसर्च करनी हो, कोई शोध कार्य करना हो, तो इंटरनेट का जो है इस्तेमाल उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। यानी आप देखते हैं, आज से पहले अगर किसी पिछली खबर को खोजना होता था, है ना, तो पता नहीं कितने सालों के पुराने अखबारों कतरन जो होती हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब क्या होता है? अब चाहे 10,000 साल पहले खबर क्यों ना हो, कितनी साल पहले खबर हो, कितनी पहले की सूचना क्यों ना हो, उसे चंद मिनटों में, थोड़े समय में इंटरनेट के माध्यम से बहाल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये जो है ना, एक बहुत ही तीव्र गति का संसाधन है, अच्छा संसाधन है। अब हम ये जानेंगे कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता पर टिप्पणी करें। यानी भारत में जो इंटरनेट पत्रिका है लालाओ, इसकी शुरुआत कब से हुई, क्या इसका इतिहास है इंटरनेट पत्रकारिता का? अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता होती क्या है। इंटरनेट पर प्रसारित करने के उद्देश्य से जो समाचार लिखे जाते हैं, वो समाचार लेखन का जो कार्य है लालाओ, वो इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। यानी इंटरनेट पर प्रकाशित करने के उद्देश्य से लिखे जाने वाले समाचार किसके नाम जाने जाते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम जाने जाते हैं। और जो व्यक्ति इंटरनेट के लिए सामग्री लिखता है वह इंटरनेट पत्रकार कहलाता है। ठीक है, तो भारत में अलाव इसकी शुरुआत कब से हुई?
भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है, यानी भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर चल रहा है वो दूसरा चल रहा है। वैसे बता देता हूँ मैं आपको, 1993 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1993 से इसकी शुरुआत मानी जाती है किसकी? इंटरनेट पत्रिका की। ठीक है, सबसे पहली जो इंटरनेट साइट बनी थी भारत की वह rediff.com थी। rediff.com ये भारत की पहली क्या थी? साइट थी। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब से माना जाता है, तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो आरंभ माना जाता है लालाओ, वो सन 1993 से माना जाता है। ये उसका प्रथम दौर था। ठीक है, और पहली जो साइट बनी थी वह बनी थी rediff.com, लेकिन विशुद्ध रूप से पूरी तरह से इंटरनेट पर पत्रकारिता को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वह तहलका.com को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तहलका.com को। अब प्रश्न ये बन जाएगा कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का या इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो वो श्रेय दिया जाता है लालाओ तहलका.com को। .com का दूसरा तूफान यानी जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो पहला दौर शुरू हुआ वो 1993 से हो गया था, शुरुआत तो इसकी वहीं से हो गई थी, लेकिन दूसरा दौर इसका 2003 में शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया, बुलबुले की तरह फूट गया, अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, यानी आज भारत में प्रकाशित होने वाले जितने भी समाचार पत्र हैं, बड़े समाचार पत्र, वे सभी लालाओ किससे जुड़े हुए हैं? वे सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। चाहे कोई सा भी समाचार हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। ये सभी साइटें बेहतर हैं। इनके अलावा इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज प्रमुख हैं। ठीक है, लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com है। यानी भारत में सच्चे अर्थों में कोई क्या कर रहा है? वेब पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता का कोई काम कर रहा है तो वो rediff.com कर रहा है। मैंने बताया था ये rediff.com भारत की पहली साइट थी जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। rediff को भारत की पहली साइट कहा जाता है। तो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। आ गया ना? पहली साइट अगर आएगी तो rediff.com है। इंटरनेट पर पूरी तरह से पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। आपको इतना बता देना चाहता हूँ लालाओं में, विश्व की सारे संसार भर की हिंदी की सबसे व्यस्तम साइट है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो लंदन से प्रकाशित होती है। वो पत्रिका हिंदी की सबसे व्यस्तम साइट है, यानी हिंदी की सबसे व्यस्तम साइट, सबसे बिजी साइट, जिस पर हिंदी की सामग्री सबसे ज़्यादा उपस्थित रहती है, अपलोड की जाती है, वह BBC है जो लंदन से प्रकाशित होती है। ठीक है, अब लालाओ बात आती है हिंदी नेट संसार पर टिप्पणी करें कि हिंदी जो नेट संसार है ना वो है क्या। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। यानी हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई? जब से वेब दुनिया आई, यानी जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो पहले इंटरनेट की शुरुआत होगी, उसके बाद उस पर किसकी शुरुआत होगी? पत्रकारिता की शुरुआत होगी, समाचारों की शुरुआत होगी। अरे पत्रकारिता का मतलब है समाचार भेजना, ये सोच लो आप। ठीक है, तो जब से इंटरनेट का आरंभ हुआ तब से ही इंटरनेट पत्रकारिता क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ ये पोर्टल। इसका जो पोर्टल शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? इंदौर में, नई दुनिया से। हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है।
इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। यानी आज जितने भी बड़े अखबार हैं लालाओ, वे सभी जुड़े हुए हैं किससे? इंटरनेट से। चाहे वो जागरण हो, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे वो नई दुनिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, नव भारत टाइम्स हो, प्रभात खबर हो, चाहे राष्ट्रीय सहारा हो, कोई सा भी हो, ठीक है, वे सभी लालाओ इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। प्रभात साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। एक बात और बताता हूं मैं आपको, हिंदी का एक ऐसा समाचार पत्र है जिसका नाम है प्रभात साक्षी, जो ना तो किसी कपड़े पर छापा जाता है, ना किसी कागज पर छापा जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र है। कौन सा? प्रभात साक्षी। ये नाम आप ध्यान रखोगे लालाओ, प्रभात साक्षी का। केवल और केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला समाचार है प्रभात साक्षी। प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यानी कि अगर पत्रकारिता की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ साइट, सबसे व्यस्ततम साइट जो है वो बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती हो गई जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वो ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। ये हिंदी की पत्रिकाओं के नाम है, ठीक है। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, बैंक आदि ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं। हिंदी वेब पत्रकारिता में प्रमुख समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अब ये जो हिंदी है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हिंदी का जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट जानते हो ना, कंप्यूटर उपलब्ध होने वाला जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये फ़ॉन्ट जो है ना, इसकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब तो इसकी समस्या भी सुलझ गई है, क्योंकि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला एक हिंदी फ़ॉन्ट है जिसे यूनिकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिकोड। भारत में इसे मंगल के नाम से जानते हैं। अब आपसे प्रश्न बन गया, क्या आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भारत में इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले हिंदी फ़ॉन्ट को किस नाम से जानते हैं? तो मंगल के नाम से जानते हैं। अगर दुनिया की बात की जाएगी तो किस नाम जानेंगे वो लोग? यूनिकोड के नाम से, ठीक है। तो हिंदी का एक फ़ॉन्ट है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, जिसे यूनिकोड कहा जाता है। भारत में उसे मंगल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी वेब पत्रकारिता में प्रमुख समस्या किसकी आई थी पहले? हिंदी फ़ॉन्ट की। अभी कोई कीबोर्ड हिंदी में नहीं बना है, अभी ऐसा कोई कीबोर्ड उपलब्ध नहीं है जो हिंदी में बन गया हो, ठीक है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की अधिकतर साइटें नहीं खुलती हैं। यानी बहुत सारी साइटें ऐसी होती हैं जो हिंदी में नहीं खुलती हैं, ठीक है। लेकिन अब तो उसका हल भी हो गया है। किसके द्वारा? मंगल के द्वारा, यूनिकोड के द्वारा उसका उस समस्या का हल हो गया है। अब बात आती है पत्रकारिता लेखन क्या है, इसके कितने रूप हैं। यानी लालाओ, पत्रकारिता लेखन होता क्या है, इसके रूप कितने होते हैं, ये और हम देख लेते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यानी जो पत्रकार होते हैं, लिखने वाले जो लेखक होते हैं, वो लोगों तक सूचना भेजने के उद्देश्य से, ठीक है, क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और लिखने के स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं। कोई फीचर लिखता है, कोई आलेख लिखता है, कोई रिपोर्ट लिखता है, कोई पत्र लिखता है, कोई क्या लिखता है, कोई क्या लिखता है। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके सब लोग क्या करते हैं? लोगों को सूचना देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो वो जो लेख होते हैं ना,
वो क्या कहलाते हैं, वो पत्रकारिता कहलाता है। यानी पत्रकार वो होता है जो सूचना लिखता है, समाचार या सूचना को लिखने वाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है, और उसके द्वारा लिखा गया समाचार वो पत्रकारिता के नाम, समाचार का जो कार्य है वो पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। एक बात तो यह है। तो पत्रकारीय लेखन क्या है, लोगों को सूचना या मार्गदर्शित करने के उद्देश्य से लेखकों के द्वारा लिखने का जो कार्य किया जाता है उसे पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। एक तो ये बात जाननी है। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। लालाओ, ये पत्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा कि पत्रकार होते कितने प्रकार के हैं। तो लालाओ, ये पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार, और तीसरा होता है फ्रीलांसर पत्रकार। आप इन तीनों पत्रकारों को समझिए एक बार। पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है? भाई, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। और कालिक का मतलब क्या होता है? समय। जो व्यक्ति, जो पत्रकार अपना पूरा समय एक ही अखबार को देता है या एक ही न्यूज एजेंसी को देता है, ठीक है, वह पत्रकार पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। यानी ये वो पत्रकार होते हैं, वह पत्रकार जो पूरी तरह से एक ही न्यूज चैनल या एक ही समाचार एजेंसी या फिर एक ही अखबार के लिए लिखने का कार्य करते हैं। ये जो पत्रकार होते हैं इनका अन्य समाचार पत्रों से, अन्य एजेंसियों से कोई संबंध नहीं होता है। ये नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। यानी जो ये समाचार लिखने का कार्य करते हैं ना, इसके बदले इनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है, मासिक वेतन मिलता है। तो ये वे मासिक वेतनभोगी पत्रकार होते हैं जो किसी एक ही अखबार के लिए काम करते हैं, अन्य अखबारों से इनका कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर सोचिए कि मैं एक अध्यापक हूँ और सिर्फ किसके लिए काम कर रहा हूँ? केशवानंद के लिए काम कर रहा हूँ। केशवानंद के अलावा किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। सुबह से लेकर और शाम तक यहीं पर ड्यूटी करता हूँ, इसी के लिए मैं सोचता रहता हूँ। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? मासिक वेतन मिलता है, ठीक है। तो वे पत्रकार जो पूरी तरह से एक ही समाचार से जुड़े रहते हैं, एक ही समाचार के लिए क्या करते हैं? लिखने का कार्य करते हैं, इन्हें इस कार्य के बदले में मासिक वेतन मिलता है, वे पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। बैठ गई बात समझ में? जिसे अपने कार्य के बदले मासिक वेतन मिलता है, ठीक है, वे होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरा है अलावा अंशकालिक पत्रकार। अंश का मतलब क्या होता है? थोड़ा। और कालिक का मतलब क्या होता है? समय। जो थोड़े समय के लिए लिखते हैं। यानी कि वे पत्रकार जिनका संबंध एक से अधिक समाचारों से होता है, एक से अधिक एजेंसियों से होता है ना। तो वे पत्रकार जो एक से अधिक समाचार पत्रों से या एक से अधिक समाचार एजेंसियों से संबंध रखते हैं, उनके लिए लिखने का कार्य करते हैं। इसके लिए इन्हें निश्चित मानदेय मिलता है। यानी कि अगर 2 घंटे इसके लिए काम किया, 2 घंटे उसके लिए लिखा, 2 घंटे किसी और के लिए लिखा, अब जितना लिखेंगे, जितना किसको टाइम देंगे, किसी को 1 घंटा टाइम दे रहे हैं तो 1 घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, किसी को 2 घंटे टाइम दे रहे हैं तो 2 घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। इस तरह के क्या होते हैं? ये अंशकालिक पत्रकार होते हैं। जबकि अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। यानी कि अलावा वे पत्रकार जिन पत्रकारों का संबंध किसी एक अखबार से ना होकर के कई अखबारों से होता है, कई न्यूज एजेंसियों से होता है, बदले में इन्हें क्या मिलता है? निश्चित मानदेय प्राप्त होता है। तो वे कर्मचारी या वे पत्रकार जो मासिक वेतन पर काम करते हैं वे तो कहलाते हैं पूर्णकालिक, और जो निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, जितना काम करेंगे उतना पैसा, वो कहलाते हैं क्या? अंशकालिक पत्रकार। और तीसरे और होते ललाओ जिन्हें कहा जाता है फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर का मतलब होता है स्वतंत्र पत्रकार। ये वो पत्रकार होते हैं जिनका किसी भी न्यूज एजेंसी से, किसी भी समाचार पत्र से, किसी भी चैनल से क्या नहीं होता? कोई संबंध नहीं होता। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अपने मन के मति के अनुसार लिखने कार्य करते हैं। और ये न्यूज एजेंसियां क्या करती हैं? इनके समाचारों को भुगतान करके खरीदती हैं। यानी इनको पेमेंट करेंगे
और इनके समाचार खरीद लेंगे। ये लोग जो होते हैं ना फ्रीलांसर पत्रकार, ये लेखन के लिए स्वतंत्र होते हैं, जैसा इनको अच्छा लगता है ये वैसा लिखते हैं, किसी के दबाव में क्या नहीं करते, काम नहीं करते। जबकि ऊपर वाले जो समाचार लेखन के जो पत्रकार है ना, वो वही लिखेंगे जो न्यूज चैनल कहेगा, वो वही लिखेंगे जो समाचार पत्र वाला कहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं ये किसी खास अखबार से जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं, यानी कि अलग अलग अखबारों के लिए लिखने का काम करते हैं और इन्हें इसके लिए क्या मिलता है, भुगतान मिलता है। यानी कि ये विभिन्न एजेंसियां इनके समाचारों को पैसे दे करके खरीदती हैं, जबकि लिखने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो अलावा मैंने आपको 3 प्रकार के पत्रकार बताए। पहला पत्रकार पूर्णकालिक, जो कि मासिक वेतन पर काम करते हैं। दूसरा अंशकालिक पत्रकार, ये थोड़े समय के लिए काम करते हैं, निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। फ्रीलांसर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। फ्रीलांसर पत्रकारों को स्वतंत्र पत्रकार भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों से है। यानी जो पत्रकारिता होती है इसका संबंध किससे होता है, या तो समसामयिक घटनाओं से होता है, जो करंट अफेयर्स होती हैं, जो तत्कालीन मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, या तो समाचार उन पर लिखा जाता है या किसी समस्या पर आधारित लिखा जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन ये साहित्य और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। यानी लालाओ, जो साहित्य लिखा जाता है, जो लिटरेचर लिखा जाता है, उसकी खासियत तो क्या होती है, वह तो कल्पना पर आधारित होता है, संवेदनाओं पर आधारित होता है। जबकि जो समाचार लिखे जाते हैं ना, ये फैक्ट्स यानी तथ्यों पर, सबूतों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर लिखे जाते हैं। यानी कि समाचार लिखते समय तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें झूठ नहीं चलता, इसमें कल्पना भी नहीं चलता, इसमें संदेह भी नहीं चलता। इसमें तो जो हकीकत होती है, जो आंकड़े होते हैं, जो सबूत और साक्ष्य होते हैं, उन्हीं के आधार पर समाचार बनाया जाता है। तो यही बात है कि साहित्यिक जो लेखन होता है वह कैसा होता है, काल्पनिक होता है, जबकि समाचारों का, पत्रकारिता का जो लेखन होता है वो तथ्यात्मक होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्य सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि अनिवार्य रूप से तत्कालिकता, अपने पाठकों रुचियों, जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। एक बात और भी है कि जो पत्रकारिता होती है ना, ये लोगों की आवश्यकताओं, लोगों की जरूरतों को देखकर लिखा जाता है कि लोग कैसा पसंद करते हैं, कैसे समाचार देखना पसंद करते हैं, कैसे समाचारों में लोगों की रुचि है, रुझान है, ठीक वैसे ही समाचार ये लिखते हैं ताकि लोग उनको पढ़ें। अब मान लो ये ऐसे समाचार लिख दें, कैसे, जिनमें लोगों की रुचि ना हो, तो बताओ लोग पढ़ेंगे क्या, उनको नहीं पढ़ेंगे ना, कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए लोगों की रुचियों को देखकर, लोगों की आवश्यकताओं, जरूरतों को देख करके लोग क्या करते हैं, समाचार लेखन का कार्य करते हैं। जबकि साहित्य रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। जबकि जो साहित्य का लेखक होता है वह इस दृष्टि से क्या होता है, बहुत स्वतंत्र होता है। वैसे तो साहित्य में भी जन रुचि का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी वह इन लोगों से बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्वतंत्र हुआ करता है, ठीक है। तो लो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी 30वां प्रश्न जो है कल समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।